हेलो एवरीवन, कैसे हो? दिस आमिर, वेलकम टू एजुकेशन भाई आमिर। देखो इस वीडियो में जो कि मैं आपको जो है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है कि सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो इसके पहले वीडियो मैंने जो कि बहुत ही छोटी वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें जो है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो है कि मतलब कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। अब इस वीडियो में जो है कि मैं बात करूँगा जो है कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है, और सर्किट के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये चैप्टर जो आपका जो है कि ये क्लास 12 में भी है, तो मैं कुछ चीज़ें जो है कि आपको जो है क्लास 12 की चीज़ें जो है कि यहाँ पे कुछ रिलेट कराऊंगा, ताकि जो है कि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। अब देखो ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको उतना ही पढ़ना है जिससे कि आपका नंबर अच्छा आ सके और आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो जाएगी सबसे टॉपिक आपका जाएगी इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसके बाद से हम सर्किट में चलते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो देखो अब देखो मैंने पहले वीडियो में क्या बताया कि जब चार्ज फ्लो होता है तो उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी जो है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है ना, फ्लो ऑफ चार्ज है। तो देखो चार्ज जब फ्लो होगा तो किसी ना किसी टाइम में तो फ्लो होगा ना, मतलब 1 सेकंड में हो या फिर 2 सेकंड में हो, किसी ना किसी टाइम में तो वो चार्ज फ्लो होगा। यानी कि चार्ज फ्लो होगा समय के साथ, तो वही क्या है, तुम्हारा करंट है। यानी कि द टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकंड या फिर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यही हुआ ना। यानी देखो आई इज इक्वल टू, यानी देखो आई इज इक्वल टू क्या हुआ तुम्हारा, आई इज इक्वल टू क्या हुआ, क्यू अपान टी। यही हुआ ना तुम्हारा। यानी कि चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकंड या फिर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। मतलब जैसे मान लो चार्ज फ्लो हो रहा है तो किसी ना किसी टाइम में तो फ्लो होगा ना, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, है ना। तो 2 सेकंड में या फिर 3 सेकंड में, जितना सेकंड में वो फ्लो हो रहा है, मतलब जिस भी टाइम में वो फ्लो हो रहा है चार्ज, वही तुम्हारा क्या है, करंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्ज मतलब टोटल चार्ज फ्लो पर सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर जो है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है इसके बारे में पहले जानिए, है ना। इसके बारे में देखो मैंने एक बनाया फिगर, है ना, इसके देखो। अब इसके बारे में जानने के लिए हमने जो एक फिगर बनाया है, ठीक है। अब देखो ये कि इसमें जो है तुम्हारा मैंने जो है कि एक वायर लिया ना, वायर का जो है कि मैं थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये वायर का ना कुछ पीस है ना, टुकड़ा है। अब देखो जो है कि करंट जो है ना ए से बी मूव कर रहा है, तो लेकिन जो है कि हम इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव कर रहा है, वो बी से ए मूव कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है। अब बताओ बेचारे, ये जो कि ए से बी जा रहा है और ये जो है करंट इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि करंट जो है ना हमेशा जो है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी डायरेक्शन की, और ये बात हुई करंट कितना होता है, तो वो फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो फाइनली जो कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो जो है क्यू अपान टी होता है, ठीक है। अब देखो चार्ज का जो एस आई यूनिट होता है वो क्या होता है, एस आई यूनिट जो क्या होता है, कूलाम होता है, और टाइम का कितना होता है, सेकंड होता है। यानी क्या कि अगर जो है कि जो इसका एस आई यूनिट क्या होगा तुम्हारा, एस आई यूनिट ऑफ जो है कि एस आई यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, कूलाम पर सेकंड होगा। लेकिन जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट का जो इन्होंने डिस्कवरी किया वो जो है कि एम्पियर थे, तो उन्होंने देखो अपने नाम पे जो है कि इसका जो यूनिट रखा है एम्पियर, ठीक है। तो उसको जो है कि हम एम्पियर भी जो है कि हम एस यूनिट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एम्पियर को जो है कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसका यूनिट जो है कि 2 हो गया, कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर, ओके ए। तो इसको जो है तुम्हारा करंट का हो गया। अब देखो जैसे मान लो है ना, अगर जो है कि अगर मान लो किसी वायर में है कि 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, और 1 सेकंड में हो रहा है। इसका मतलब क्या कि उसमें जो है कि जो तुम्हारा करंट बहेगा वो जो है कि 1 एम्पियर की बहेगी, ठीक है। 1 अपान सी, मतलब 1 सी अपान 1 एस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। मतलब अगर जो है कि 1 कूलाम चार्ज, अगर जो है कि अगर कोई 1 कूलाम की चार्ज फ्लो हो रही है और 1 सेकंड में, तो उसकी जो है कि जो करंट होगा वो जो है कि 1 एम्पियर होगा, ठीक है। अब देखो सर्किट क्या होता है ना, अब देखो सर्किट में जो है ना करंट जो एक बैटरी है, ये है ना, ये क्या है आपका स्विच है, ये क्या है आपका जो है कि एमीटर है, और ये आपका जो है कि इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। अब ये सिंबल जो है कि दिया, इसके बारे में जो है कि मैं इसके बाद से बताऊँगा आपको, है ना, कि किसका जो है कि सिंबल क्या होता है, ठीक है। जितने कंपोनेंट उसके मैं सिंबल बताऊँगा। अब देखो इसमें जो है कि जो बल्ब है ना, अब बल्ब जो है कि देखो यहाँ जो बैटरी है ना तुम्हारी, ये निगेटिव होता है, जो छोटा वाला होगा ना ये निगेटिव होगा, और जो बड़ा वाला होगा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और करंट हमेशा जो है ना पॉजिटिव से निगेटिव मूव करता है। मतलब देखो करंट जो है कि हमेशा यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे मर्ज होगा, ठीक है, मतलब इंटर होगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें बताने का सेंस, यानी सर्किट मतलब क्या होता है कि सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती है। तो सर्किट में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, बल्ब होता है, अमीटर होता है, और स्विच है, बैटरी है, और करंट फ्लो होता है, और वायर होता है, ठीक है। मतलब वायर होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना। तो फाइनली ये सब कंपोनेंट होता है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिएस्टेट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है तुम्हारा, या फिर जो है कि तुम जो है कि इसमें वोल्टामीटर लगा सकते हो, ठीक है। अब बहुत बाकी जो कंपोनेंट है उसके बारे में इसके बाद से मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन जो है कि सर्किट मतलब क्या होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है कि होती हैं सर्किट में, ठीक है। इसी को जो है कि हम सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो है कि तुम यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लगा सकते हो यहाँ पे, है ना, उसके बाद से वोल्टामीटर लगा सकते हो। अब ये सब चीज़ें जो है कि हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक।
तो अब देखो जो कि ये आपका सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब इसके बाद जो ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो ये क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई बताओ। नाम से पता लग रहा है क्या होता है। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, ताकत, किसी की इतनी ताकत है ना। तो देखो जैसे अगर मान लो कोई चार्ज, जैसे मान लो कोई पॉइंट है ना, कोई सॉरी, अब देखो मान लो जो है ना कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और चार्ज जो है ना किसी इन्फिनिटी पे रखा गया है, मतलब इन्फिनिटी मतलब क्या है, कोई डिस्टेंस पता नहीं है, बहुत दूर रखा गया है, ठीक है, उसका हमें डिस्टेंस पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू है, राइट। तो हमें जो है ना इस चार्ज को जो है कि यहाँ पे लाना है, इस चार्ज को हमें यहाँ पे लाना है। तो देखो हमें जितना वर्क करना पड़ेगा ना किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ता है वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। समझ में, मतलब अगर चार्ज क्यू यहाँ पे है तो हमें क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही हमारा क्या है, तुम्हारा वही जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, W/Q, यही हुआ ना। मतलब अकॉर्डिंग टू मैंने जो बताया उसके हिसाब से ये फॉर्मूला हुआ ना। मतलब जो है कि किसी चार्ज को जो है कि इन्फिनिटी से यहाँ लाने में हमें जितना वर्क करना पड़ा वही तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सिंपल। तो ये तो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। अब बात करें जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, उसका वो क्या होता है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसके बारे में जो है ना तुम क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो बस यही है फाइनली जो है कि इन्फिनिटी से हमें किसी पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क होता है वही तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखो जो है कि तुम्हारा नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं। इसको जो है कि आप नोट कर लो, हाँ नोट करो फटाफट, बताता हूँ मैं। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखो जो है कि मैं जो है ना इस वीडियो में केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो मैं वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है ना कि जो आपका एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसमें जो कुछ लाइन बहुत ही जो है थोड़ा सा लेंदी लगते हैं या फिर कुछ टफ लगते हैं, ठीक है। तो मैं जो है ना उसी चीज़ों को इसीलिए जो है ना मैं टॉपिक को जो है कि लेके चल रहा हूँ, हर टॉपिक को, और हर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो ना ए है ये तुम्हारा और ये तुम्हारा बी है, ठीक है। तो ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है कि इस कोई चार्ज यहाँ पे क्यू है, ठीक है। अब इस चार्ज को ना मुझे जो है कि अब देखो ये चार्ज यहाँ पे क्यू है, ठीक है, और हमें इस चार्ज को ना क्यू से यहाँ पे लाना है बी पे, सॉरी मैं क्या बोल दिया। अब देखो मतलब यहाँ पे चार्ज क्यू है और हमें जो है कि ए से बी पे लाना है, जो है कि इस चार्ज को हम जो है कि ए से बी ला रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा ना वही तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, सिंपल। तो जो हमारा है क्या हो जाएगा, VA माइनस डिफरेंस मतलब क्या होता है, वही माइनस नहीं ना, तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा W/Q, सेम फार्मूला है वही वाला, ठीक है ना। ओके, तो यही है आपका, है ना। तो इसमें जो है किसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको जो है कि यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक भी लगा सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस जो बात हो रही है वो इलेक्ट्रिक की तो बात हो रही है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यही आपका जो है कि अगर जो है कि ए से बी ले जाने में, हमें किसी चार्ज को ए से बी ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या था, इन्फिनिटी से था तो भी ही था बस, है ना। इसमें क्या है, ए से बी है तो ये तुम्हारा VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। तो इसके जगह पे हम जो है कि ऐसे लिख सकते हैं डेल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कि ओरिजिनल फार्मूला यही है आपका, जो कि उसके इक्वल है। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा डेल V इक्वल टू W/Q। अब बात करते हैं इसके SI यूनिट के बारे में, है ना। तो देखो जो है कि इसका ये तुम्हारा क्या है, वर्क है ना, ये क्या तुम्हारा चार्ज है ना। तो वर्क क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है वर्क का, वो होता है तुम्हारा जूल होता है, ठीक है। ये क्या होता है इसका जो है कि जूल होता है, और चार्ज क्या होता है, कुलाम होता है। इसका मतलब क्या, इसकी जो यूनिट हो गई तुम्हारी क्या, जूल पर कुलाम हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो हमको पता है कि जो वर्क का यूनिट होता है वो तुम्हारा न्यूटन मीटर भी होता है ना। इसका जो है कि वर्क का यूनिट जो है कि न्यूटन मीटर भी होता है, और जो चार्ज का क्या होता है तुम्हारा, कुलाम। इसका मतलब क्या, इसकी जो एस यूनिट क्या हो गई तुम्हारी, न्यूटन मीटर पर कुलाम हो गई। एक तो ये हो गया। तीसरा यूनिट ये होगा तुम्हारा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा तुम्हारा देखो इसका तीसरा यूनिट होता है वोल्ट होता है ना। वोल्ट मतलब क्या, V है ना, ठीक है। वोल्ट मतलब क्या है तुम्हारा V, ठीक है। तो इसकी जो तीसरी यूनिट क्या हो गई वो वोल्ट हो गई।
ठीक है ना। तो इसके 3 यूनिट हो गया, जूल पर कुलाम, न्यूटन मीटर पर कुलाम, और तीसरा वोल्ट मतलब वी हो गया। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी जैसे मान लो तुमको जो न्यूमेरिकल करने हैं तो न्यूमेरिकल में जो कि कोई जो है कि यूनिट दे देता है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, तो ये तीनों जो कि सेम ही तुम्हारे है ना। तो ये जो है कि तुम्हारा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का जो है कि क्या हो गया तुम्हारा एस आई यूनिट हो गया है ना, एस आई यूनिट। ठीक है, तो ये 3 हो गया। ओके, अब जैसे मान लो क्वेश्चन दिया कि जो है कि मान लो जो है कि किसी चार्ज को जो है कि ए से बी लाने में जो है कि वर्क करना पड़ रहा है 10 जूल है ना, और उसको जो है कि चार्ज का यूनिट हो गया तुम्हारा 10 कुलाम है, तो क्या हो जाएगा 10/10 हो जाएगा, यानी कि 1 वोल्ट हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सिंपल है तुम्हारा, सिंपल है। मैं इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, इसके चैप्टर खत्म होने के बाद में कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप उसको जाए उस वक्त देख लेना आप। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि अगर कुलाम, अगर जैसे मान लो चार्ज 1 हुआ ना, अगर 1 कुलाम की चार्ज जो है कि हमें मूव करना है किसी ए से जो है कि बी पे है ना। ठीक है, 1 कुलाम चार्ज को मूव करना है और हमें जो है कि 1 जूल वर्क करने में लग रहा है ना, तो हमारा जो वोल्ट होगा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ। तो ये हो जाएगा 1 जूल अपान 1 कुलाम, यानी कि 1 वोल्ट है ना। यानी कि जो है कि कभी कभी ऐसे देता है कि 1 जूल निकालो, उसको 1 वोल्ट क्या होता है ये डिफाइन करो। तो 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन ऐसे करोगे कि 1 कुलाम की चार्ज को अगर हम किसी ए से बी पॉइंट पर जो है कि मूव कराते हैं, या फिर 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट मूव कराते हैं, और उसको मूव कराने में हमें जो 1 जूल की एनर्जी जो कि लगती है, 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, तो उसकी जो वैल्यू 1 वोल्ट के इक्वल होती है। ठीक है, बस ऐसे डिफाइन कर देना। ठीक है ना, तो कभी कोई ऐसा डिफाइन करने के लिए पूछता है 1 वोल्ट को। ठीक है, तो इसको जो कि आप नोट करो। अब देखो नेक्स्ट है आपको जो है ना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सिंबल टॉपिक है आपका है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में केवल कि आपको इतना ही नहीं पढ़ना है कि बल्ब और एमीटर और ये सब लगा होगा ना। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में जो है कि इसके बाद मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सिंबल है ना। तो उसमें जो है कि मैं बहुत सारे आपको कंपोनेंट बताऊंगा, वही सब कंपोनेंट जो है कि सर्किट में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करो। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सिंबल है ना। अब देखो जो भी कंपोनेंट आप यूज़ करोगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, तो जैसे आपको जो कि बैटरी हो गया है ना, या फिर मतलब सेल हो गया, या फिर जो है कि आपका वायर है आपका, या फिर रेजिस्टेंस है ना, या फिर जो कि बल्ब है, तो क्या जो स्ट्रक्चर जो उसका दिया है क्या वैसे बनाओगे तो आपको जो है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है कि इससे जो है कि कंपोनेंट का सिंबल जाएगा, ताकि जो आसानी के साथ जो है कि आप उसको जो है कि बना सको और उससे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको। ठीक है, अब देखो फर्स्ट है आपका देखिए सेल है ना, सेल का सिंबल ये होता है। ठीक है, अब ये सेल वो नहीं है ना जो आप जो है कि जिससे बॉडी बनी है ना, सेल वो है जो जिससे जो आप जो है कि घड़ी यूज़ करते हो ना, या फिर बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें आप यूज़ करते हो। बैटरी क्या होता है, बैटरी जो है ना कम्बिनेशन ऑफ सेल होता है ना, मतलब जो है कि कई सारे सेल मिल करके बैटरी बनता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका देखिए बल्ब का सिंबल ये होता है। स्विच का जो कि ये होता है, ओपन स्विच ऐसे होते हैं और क्लोज स्विच ऐसे होता है ना। अब देखो क्लोज में ना यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लोज का सिंबल ऐसे होता है, यहाँ पे देखो ओपन है ना, यहाँ पे क्लोज है। वायर का ज्वाइंट है ना, देखो अगर जो कि मतलब 3 वायर हैं जो कि ज्वाइंट होंगी तो उसका सिंबल ऐसे बनता है। ठीक है ना, और वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग है ना, विदाउट ज्वाइनिंग है ये, तो ये जो है कि विदाउट क्या है, ज्वाइनिंग है। मतलब देखो जैसे ऐसे नहीं होता है कि जैसे मान लो ये वायर ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, इसके ऊपर से एक और वायर गया है ना, इसके ऊपर से एक और वायर गया है, तो उसको जो है कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है तुम्हारा जो है कि वो है रजिस्टर। रजिस्टर को जो है कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो है कि हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा जो है रजिस्टर। रजिस्टर का जो है कि ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो है कि हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, राइट। अब देखो नेक्स्ट है आपका जो है कि रियोस्टेट है। रियोस्टेट को जो है कि बस रेजिस्टेंस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका जो है कि एक एरो जैसे इस पर हम बना देते हैं। ठीक है, अगला है तुम्हारा वोल्टामीटर। वोल्टामीटर जो है कि वोल्टेज को मापता है, ये मैंने शायद बताया था आपको। और अगला है तुम्हारा अमीटर। अमीटर को जो है कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वोल्टामीटर को ऐसे और अमीटर को ऐसे। ठीक है, तो वोल्टामीटर जो है किसको मापता है, ये जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, और अमीटर जो है किसको मापता है, ये जो है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है किसी सर्किट में उसको जो है कि ये मापता है। ठीक है, मेजर करता है। अब देखो जो है कि वोल्टामीटर कैसे जो है कि किसी भी सर्किट में वोल्टामीटर यूज़ कैसे होता है, मतलब कैसे जो है कि इसको हम कनेक्ट करते हैं। देखो जैसे मान लो कोई सर्किट है ऐसा है ना, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ये जो है ना कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो हमें इस रेजिस्टेंस के बीच में जब मतलब इस पॉइंट के बीच में ना हमें जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए जो है कि हम क्या करेंगे, इसको जो है ना वोल्टामीटर को ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसको जो है कि यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, तो ये तुम्हारा जो है कि हो गया वोल्टामीटर। मतलब वोल्टामीटर जो है ना ऐसे कनेक्ट होता है। अगर बात करेंगे एमीटर को, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, मतलब किसी 2 पॉइंट पे है ना, ये जो है कि ए है ये बी है ना, ठीक है, तो हमें जो है कि इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो जो है कि उसको मापने के लिए हम वोल्टामीटर का मेजर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एमीटर देखो, एमीटर जो है कि इसको जो है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट बह रही है ना, इसके लिए जो कि हम यूज़ करते हैं क्या, एमीटर यूज़ करते हैं। लेकिन एमीटर जो है ना सीरीज में यूज होता है, ये तुम्हारा क्या है पैरेलल में यूज होता है। देखो पैरेलल है ना ऐसे, तो ये तुम्हारा पैरेलल में यूज हो रहा है ना, लेकिन एमीटर जो है कि सीरीज में जो है कि कनेक्ट होगा। ये रेजिस्टेंस ये है, तो एमीटर जो है कि यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे होगा तुम्हारा कनेक्ट।
ठीक है ना, यानी कि देखो ये करंट है सीरीज में, ठीक है। अब ये सीरीज और पैरेलल जो है ना कम्बिनेशन हम पढ़ाऊंगा जब मैं जो है कि ओम्स लॉ पढ़ा दूंगा तो, ठीक है। तो इसके बाद से जो है कि आपका टॉपिक है ओम्स लॉ, इसको आप जो है नोट कर लो, फिर जो है कि मैं आपको जो है ओम्स लॉ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक आपको जो ओम्स लॉ ना, ओम्स लॉ क्या होता है, तो देखो ओम्स लॉ जो है कि एक जो है कि वैज्ञानिक थे जो है कि जर्मन के, ठीक है, जिनका नाम था जॉर्ज सिमन्स ओम्स, है ना। उन्होंने जो है कि इसका एक कॉन्सेप्ट दिया था जो है कि करंट और वोल्टेज को लेकर के, है ना। तो देखते हैं उसी के बारे में। देखो जो है कि जैसे मान लो उन्होंने जो लिया था कि अगर जो है कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है ना, इससे को मान लो जो है ना, चलो ठीक है, चलो देखो ये जो है ना वायर है तुम्हारा, है ना, और ये ए और बी ये 2 पॉइंट है, ठीक है, और इसमें जो है ना करंट फ्लो हो रही है, एक करंट फ्लो हो रही है। अब देखो जो है कि इन्होंने क्या किया है कि ए और बीच में जो है, अब देखो जो इन्होंने जो है कि ए और बी के बीच में जो है कि एक बैटरी लगाया, ठीक है, बैटरी लगाया, है ना, बैटरी ले लो या फिर कोई सेल ले लो, ठीक है ना, और लगाया इसके बीच में। अब देखो ये बैटरी लगा करके इस बैटरी के जो वोल्टेज को उन्होंने जो है कि इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे जो है ना उन्होंने जो है कि वोल्टेज इंक्रीज़ किया, वैसे वैसे जो है कि करंट भी जो है कि इंक्रीज़ हुई, ठीक है। क्या हुआ कि अगर जो है इसका वोल्टेज जो है कि इंक्रीज़ हुआ, जैसे जो है कि मान लो अगर वोल्टेज इतना हुआ तो करंट इतना ही बढ़ा, अगर वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ा है ना वैसे वैसे करंट और बढ़ने लगा, ठीक है। जैसे जैसे वो वोल्टेज बढ़ाए वैसे वैसे करंट घटने लगा, या फिर जैसे जैसे वोल्टेज घटाए तो करंट घटने लगा। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जब वो वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो करंट इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब क्या कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, करंट के, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा v इक्वल टू कोई कांस्टेंट k आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है इन्होंने कांस्टेंट k को जो है कि इन्होंने क्या माना, r माना, है ना, जो कांस्टेंट, क्योंकि देखो तुमको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है ना तो जो है कि वहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे k है, लेकिन इस k को जो है उन्होंने जो है कि r माना, जिसको जो है कि बाद में उन्होंने क्या बोला, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। उन्होंने जो है कि इसका नाम रखा रेजिस्टेंस, ठीक है ना, क्या रखा, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा i, मतलब जो है कि हो गया आर आई, लेकिन इसको लिखते हैं हम लोग क्या, v इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यही है तुम्हारा, यहीं से जो है कि तुम्हारा जो है कि ये फार्मूला निकला v इक्वल टू आई आर, राइट। यानी कि देखो इसको जो है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी जो है कि देता है आपका कि i इक्वल टू क्या हो गया, v अपान आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपान आर, ठीक है। तो इसको जो है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है, जो आपका जो रेजिस्टेंस है ना वो जो है कि एक तरह क्या है, कांस्टेंट आया है ना, जो कि जो जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है, वही तुम्हारा क्या है, आर है। लेकिन आर जो है ना तुम्हारा, देखो अब जो आर है ना उसके बारे में हम बात करेंगे कि आर क्या होता है। मान लो कोई वायर है ना, तो जैसे कॉपर का वायर है, सिल्वर का है, या फिर सिल्वर का है, या फिर जो है कि एलुमिनियम का है ना, किसी का भी वायर है ना, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लो जैसा मटेरियल होगा वैसा उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस फिक्स ही होता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, कांस्टेंट है ना, ये जो है कि मटेरियल के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया रेजिस्टेंस, ये जो है कि 2 फार्मूले हैं, तो इस तरह से होता है तुम्हारा, ठीक है। तो v इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू v अपन आर होगा। अब देखो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है ना, r इक्वल टू क्या है तुम्हारा, इसको जो है कि ऐसे भी अगर r निकालना हो तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपान आई, ठीक है, ये हो गया i। यानी देखो अब देखो तुम्हारा जो कि r यूनिट क्या है, v आई है। अब बात करते हैं इसकी s आई यूनिट क्या है ना, जो s आई यूनिट की जो इसका जो s आई यूनिट होता है वो तुम्हारा क्या होता है, ओम होता है ना। जो इसका s आई यूनिट होता है रेजिस्टेंस का जो s आई यूनिट होता है, s आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, s आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, क्या होता है, एस यूनिट क्या होता है, ओम होता है ना, ओम होता है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, डब्ल्यू से करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू क्या है तुम्हारा, ग्रीक वर्ड है, उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको जो है कि रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे भी होता है ना, ये हेडफोन की तरह, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी होता है, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके रिप्रेजेंट करने के लिए, ओम या फिर डब्ल्यू या फिर ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एस आई यूनिट ऑफ, तो ये तुम्हारा हो गया एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अगर मान लो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है कि अगर 1 वोल्ट हो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट हो, और करंट क्या हो, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा तुम्हारा, 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर, यानी कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। यानी ओम या फिर बोलो 1 डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है। ये हमेशा 1 ओम का जो है कि डिफाइन करता है कभी, है ना, कि 1 ओम को डिफाइन करो तो क्या हो जाएगा, 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे कि अगर किसी वायर में जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और एम्पियर जो करंट हो तुम्हारा क्या हो, 1 एम्पियर हो, तो जो उसकी वैल्यू होगी, है ना, जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा तुम्हारा 1 ओम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा, 1 ओम होगा, ठीक है ना, ये होगा तुम्हारा, ओके। अब देखो इसको जो है ना ग्राफ से समझते हैं ना, ठीक है। अब इस ओम्स को जो है कि ओम्स लॉ को जो है कि हम थोड़ा सा एक ग्राफ समझते हैं, ग्राफ में भी कभी कभी पूछता है ऐसे, है ना। जैसे मान लो एक ग्राफ है तुम्हारा इस प्रकार है, ठीक है,
जैसे मान लो ये तुम्हारा है 0.1, ये है 0.2, ये तुम्हारा बुक में ऐसे तुम्हारा ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये तुम्हारा 0.4 है, ये तुम्हारा कितना हो गया 0.4 हो गया, ये हो गया 0.8 हो गया, ये हो गया ये तुम्हारा हो गया 0.12 हो गया, ये तुम्हारा जो है 0.16 हो गया, और ऐसे ही देखो, ठीक है। तो देखो यानी कि देखो 0.1 है तो यहाँ पे 0.4 है, तो यानी ये पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है। 0.2 है और यहाँ पे 0.8 है ना, यानी जो तुम्हारा ये जो है कि पॉइंट कहाँ आया, यहाँ पे, ठीक है। और फिर देखो 0.3 है, यहाँ पे 0.12 है, यानी ये इधर जाओगे मतलब x पे 0.3, y पे 0.12, तो ग्राफ करीब यहाँ बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट होगा। फिर 0.4 है x पे और y पे कितना है 0.16 है, मतलब ग्राफ जो है कि करीब यहाँ बनेगा, ठीक है ना, यहाँ बनेगा। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन, अगर इसको हम मिलाऊँ ऐसे, है ना, इसको हम मिलाएंगे तो ये तुम्हारा जो है कि पूरा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको तुम ऐसे मिला दो डॉट डॉट करके, ऐसे डॉट 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 करके इसको ऐसे मिला दो, थोड़ा सही से ग्राफ बनेगा ग्राफ पेपर में, है ना। तो इसको तुम ऐसे मिला दो, फिर इसको जाएगी आप ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। तो ये जो ग्राफ, जो आपका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो भी और आई का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होगा ना। कैसे? देखो अगर हम देखिए जो आर है हम निकाले अगर आर, तो क्या हो जाएगा वी अपन आई। तो वी कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जाएगी, हमने जाएगी इसको मान लो करंट है तुम्हारा ना, ये वी है यहाँ पे, ठीक है। तुम इसको भी आई मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है ना, ये तुम्हारा क्या है वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है वाई एक्सिस है, और जो है कि यहाँ पे वाई एक्सिस को मैंने भी माना है, ठीक है ना, और इसको मैंने करंट माना है। तो देखो वी अपान आई होता है ना, आर इक्वल क्या होता है, वी अपान आई होता है। देखो यहाँ पे आया था, तो वी कितना है तुम्हारा, वी और मान लो इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ये क्या होगा तुम्हारा 0.1, इसको करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। वैसे ही जो है किसका निकालें अगला, ये क्या होगा तुम्हारा 0.2 है, 0.8 है, तो 0.8 अपान 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जाएगा, ये भी 4 ही आएगा। फिर ऐसे ही इसका निकाले तो इसका देखो 0.12 और ये हो जाएगा तुम्हारा 0.3, ये भी कितना आएगा 4 आएगा। और ये कितना आएगा तुम्हारा देखो 0.4 वाला निकाले तो 0.16 और ये हो जाएगा 0.4, तो ये भी कितना आएगा 4 ही आएगा। मतलब फाइनली क्या है तुम्हारा कि जो वैल्यू आ रही है आर, क्योंकि आ रही कॉन्स्टेंट आ रही है, क्योंकि जो वी और आई का रेशियो क्या होता है सेम होता है। कहने का सेंस ये है, मतलब वी और आई का रेशियो सेम होगा, इसीलिए जो लाइन बनी है क्या बनी है, स्ट्रेट लाइन बनी है, ठीक है। इसलिए इसको ग्राफ से मैंने इससे डिपेंड कर दिया, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। फिर जो मैं बता रहा हूँ फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब जो है कि क्या क्या फैक्टर हैं जिससे जो है रेजिस्टेंस को जो है चेंज होता है, मतलब डिपेंड करता है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, मतलब ऐसे क्या फैक्टर है जिस पे जो है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड होता है, ठीक है। तो अब देखो जाएगी इसके लिए देखो एक फार्मूला है आपका, है ना, वो है आपका जो है कि R इज इक्वल टू है आपका रो L अपान A, ठीक है ना। ये ओम्स लॉ के हिसाब से, मतलब ओम्स लॉ ही नहीं जो है कि इसको जो है कि इस फार्मूले को बताया था, ठीक है। यानी कि देखो इस फार्मूले के हिसाब से जो है कि हम पता कर लेंगे कि क्या क्या जो है कि मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस पे जो है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ देखो, इसको ध्यान से देखने पर तुम्हें क्या लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस होगा वो जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, L के होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो L है क्या है ऊपर है ना, यानी क्या होगा तुम्हारा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा L होगा। लेकिन देखो R जो है ना क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होगा, क्योंकि A क्या है नीचे है, मतलब जितना जो है कि A बढ़ेगा उतना ही जो है कि R क्या होगा घटेगा। और इसमें L में क्या होगा, जितना L बढ़ेगा उतना ही जो है कि R बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अब देखो ये जो है कि दो चीज़ें तो ये हो गई तुम्हारी। पहली चीज़ क्या कि अगर जो है कि L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा। दूसरी क्या, अगर जो है कि A बढ़ेगा तो R घटेगा। तो पहली जो है कि रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड होगा तुम्हारा, लेंथ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड हो गया, है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड हो गया, मतलब जितना ही लंबा लेंथ होगा, जितना ही बड़ा जो है कि लेंथ होगा, जितना ही ज़्यादा बड़ा लेंथ होगा जो है कि कंडक्टर का, उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका रेजिस्टेंस होगा। दूसरा जो है क्या है तुम्हारा, दूसरा ये है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा वो जो है कि उतना ही जो है कि कम रेजिस्टेंस होगा। यानी कि जो दूसरा किस पे डिपेंड हो गया तुम्हारा, एरिया पे, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ कंडक्टर मतलब क्या है, अब एरिया मतलब क्या, उसका सर्विस की बात कर रहे हैं क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लो ये वायर है ना, तो इसकी बात कर रहा है ये, है ना, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, ना कि इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। ये मतलब इसमें इस वायर जो फ्लो हुआ करंट ऐसे फ्लो होता है ना कि ऐसे आता है, ऐसे होता है, यानी इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा है ना, इसको तुम क्रॉस सेक्शनल ही लिख दो यहाँ पे, है ना, ठीक है। इसको तुम लिख दो ऐसे, लिखो यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया।
क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ओके जी, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है आपका, तीसरा पॉइंट ये है कि कंडक्टर का जो तुम्हारा जो भी कंडक्टर है वो किस मटेरियल से बना है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है तुम्हारा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ थर्ड पॉइंट क्या है तुम्हारा, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, मटेरियल, ठीक है। मतलब किस मटेरियल से जो है कि वो कंडक्टर बना है उस पर भी डिपेंड करता है। तीन चीज़ें हो गया, लेंथ पे, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और तीसरा नेचर पे, ठीक है। लेंथ क्या है तुम्हारा, जैसे मान लो जितना लेंथ क्या है तुम्हारा 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है, और कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है 6 मीटर है, यानी कि बताओ किसकी जो रेजिस्टेंस क्या ज़्यादा होगी, पहले वाले, क्योंकि है लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी की जो है कि एरिया क्या है तुम्हारा, जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इतना है, ये वाला एक वायर ऐसे, एक वायर जो है कि एक वायर इतना मोटा है, दूसरा वायर जो है कि इतना मोटा है, ठीक है, ये, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, पतला वायर, यानी क्या इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है, इसे क्या है ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर ये R1 है, ये तुम्हारा R2 है, तो R1 जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, R2 से, ठीक है, रेजिस्टेंस है कि R1 ज़्यादा होगा R2 से, ठीक है ना। तो डिपेंड हो गया तुम्हारा लेंथ और एरिया पे। बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल तो क्या है कि किससे बना है, कॉपर से बना है, एल्युमिनियम से बना है, कि सिल्वर से बना है, ठीक है, या टंगस्टन से बना है, या फिर बहुत सारे जगह मटेरियल होता है, ठीक है। तो नेचर मतलब जो है कि किस मटेरियल जो है कि वो वायर बना है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो है कि ये आपका क्या है, रेजिस्टिविटी है ना। इसको जो है कि ये जो आपका फार्मूला मैंने लिखा था, इसको मैंने आपको बताया नहीं था, ये जो रो है ना, रो, इसको हम बोलते हैं क्या, रो को इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जो SI नोट होता है तुम्हारा रेजिस्टिविटी का, वो होता है तुम्हारा वो क्या होता है तुम्हारा, W मीटर होता है। तो देखो जो तुम्हारा WM कहाँ से है, इसके बारे में जानना पड़ेगा ना हमको। तो इसके बारे में देखो कैसे होता है, जो R का SI यूनिट होता है क्या होता है, W होता है, मैंने बताया था ओम भी होता है ना, तो यहाँ पर W होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको W लेना है, क्यों, क्योंकि W में लाना है हमको। तो इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, रो है ना, रो कैसे निकालना है, इसको ऐसे रहने दो। लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर होता है, मीटर से ये कैंसिल हो गया, बचा नीचे M, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कितना, W, इस यहाँ पे एक M बचा है, यहाँ पे W है, W इंटू M यानी कि WM, ठीक है। इसीलिए जो इसका S यूनिट क्या होता है, WM होता है, ठीक है ना। ये बात यूनिट की हो रही है ना, फार्मूले की नहीं हो रही है, ठीक है। मैंने फार्मूले पे ही उसका SI यूनिट रखा है, ठीक है, तो WM आ गया, ठीक है ना। तो जो रेजिस्टिविटी मतलब जो तुम्हारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर और नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब जैसे मान लो कॉपर है ना, या फिर सिल्वर का तैयार होता है, सॉरी, अब देखो कॉपर वायर है और सिल्वर वायर है ना, तो सिल्वर वायर की जो रेजिस्टेंस क्या होता है वो कम होता है कॉपर से, ठीक है, इसलिए सिल्वर में करंट ज़्यादा बहता है, ठीक है ना। ओके, अब क्यों बहता है, क्योंकि देखो तुमको पता भी है R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है, यानी कि अब बताओ रेजिस्टेंस जो है कि अगर कम होगा तो करंट ज़्यादा नहीं बहेगा, तो रेजिस्टेंस जो है कि सिल्वर कम होता है इसलिए करंट ज़्यादा बहता है, ठीक है ना, सिल्वर में, ठीक है। ओके जी, अब देखो एक चीज़ आपको बताना है, वो ये है कि जिसकी जितनी ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी ना, उसमें जो है कि वो उतना ही वो पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। मतलब जो इंसुलेटर होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसीलिए उसमें जो है कि करंट जो है कि फ्लो नहीं होता है, मतलब वो पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब देखो बात करते, अब देखो जो है कि इंसुलेटर और फिर जो है कि LY, और अगला है तुम्हारा कंडक्टर, ठीक है। इनमें जो है ना किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। देखो रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इंसुलेटर की होती है, मतलब रो जो है ना सबसे ज़्यादा जो किसका होता है, इसका होता है, ठीक है ना, इसका होता है। इसका जो है ना कम होता है, इसका जो कि रो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, सबसे ही कम होता है, ठीक है ना, इसकी जो रो है वो सबसे ही कम होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 एरो लगाया, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, तभी तो इंसुलेटर है ना, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या है तुम्हारा LY क्या होता है, इसमें भी करंट फ्लो करता है, लेकिन ये क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, इसमें जो है कि क्या होती है, रेजिस्टिविटी सबसे लो होती है, ठीक है ना, इसलिए जो है कि इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करता है, ठीक है ना। तो देखो इसको आप नोट कर लो ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपको जो है कि वो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है। तो देखो इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। अगर जो है कि इस टॉपिक में आपको जो कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप कमेंट में बताइएगा, या फिर ग्रुप में जो है कि आप पूछ सकते हैं। उसका जो ग्रुप का जो लिंक है वो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।